हेलो हेलो हेलो। कैसे हो गाइस? आज आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्लास 11 फिजिक्स डीओई का पेपर, जो कि हो चुका है। अब डेट मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। नॉर्मल तुम्हारे रूल्स है, रूल्स यार सबको मालूम होते हैं। ठीक है। और अभी हम डी सेक्शन और ई सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो कीप इट वेरी क्विक। ठीक। तो हमारा डी सेक्शन यहाँ से शुरू होता है। ओके। डी सेक्शन, आपको पता है स्टोरी वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब स्टोरी नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड, आइडिया बेस्ड। ओके, सो लेट्स गो। ये स्टोरी पढ़ने की ज़्यादा हमें ज़रूरत होती नहीं है, सीधा हम मेन चीज़ पे आते हैं। ओके, म्यूचुअल फोर्सेस, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, फोर्सेस, पार्टिकल्स, एफ डेल्टा टी, मतलब इम्पल्स की बात हो रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को दिखी, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और फिर गन रिकॉइल, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब इनसाइड, फ्रैगमेंट्स ड्यू टू फोर्सेस, रॉकेट, जेट प्लेन्स, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चन है। चलो आओ पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है इसका? फर्स्ट पार्ट है हमारे लिए एक गन, जो कि एक, ओके, मास ऑफ बुलेट वो है 50 ग्राम। 50 ग्राम को हम 0.05 kg लिख सकते हैं। एमकेएस यूनिट में काम करेंगे। और उसकी वेलोसिटी वी, स्मॉल वी, इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब रिकॉइल की कहानी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। तो हमारे लिए आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे मैं करता हूँ आंसर। वो क्या बनेगा हमारे लिए आंसर? स्मॉल एन स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल एम कैपिटल वी। कैपिटल्स आर फॉर गन एंड स्मॉल्स आर फॉर बुलेट। सो 0.05 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू, आपको वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल, वेलोसिटी ऑफ गन दी है, तो कैपिटल एम आपको निकालना है, मास ऑफ द गन है। तो कैपिटल एम इंटू वी की वैल्यू तो 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका क्या आएगा? 0.15 इंटू 10 इज इक्वल टू 1.5 के जी। ओके, तो आपका मास ऑफ द गन कितना आया? 1.5 के जी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। दूसरा आप देखो, थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा खेलेंगे। एक बॉडी जिसका मास एम है, वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, और उसका वो एक्सप्लोड हो गई जो इक्वल पार्ट्स में। मतलब अगर आपकी एक बॉडी थी जिसका मास कैपिटल एम था, वो दो टुकड़ों में बट गया, एक कैपिटल एम बाय टू और दूसरा हिस्सा भी कैपिटल एम बाय टू। और इसकी वेलोसिटी क्या थी? वी। इफ वन कम्स टू रेस्ट, अच्छा चलो मान लो ये वाला जो पार्ट था, ये आपका डायरेक्ट रेस्ट पे आ गया। रेस्ट मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो है, और दूसरा वाला किसी वी वन वेलोसिटी से मूव करता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी वन। अगेन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने हमें क्या सिखाया? एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू। जो पहले मोमेंटम था वही बाद में रहेगा। तो पहले मोमेंटम क्या था? मास कैपिटल एम था, वेलोसिटी कैपिटल वी थी। और अब मास कितना हो गया? एम बाई टू, और वेलोसिटी हो गई है वी वन। तो एम से एम काटा, तो वी वन की वैल्यू क्या आ गई? टू वी। सिंपल, डायरेक्ट है यार, बहुत ज्यादा। तो डी ऑप्शन हमारा सही होता है। अगला देखो, यहीं पे सॉल्व कर देंगे। एक बॉडी जो कि 250 ग्राम की है, वो प्रोजेक्ट होती है विद मजल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। उसका मास है 0.25 के जी। मीन्स इसका मोमेंटम कितना हो गया बॉडी का? 25 इंटू 100, चलो 0.25 इंटू 100 ही कर लेते हैं। ओके, कुछ तो है। एंड फ्रॉम द टैंक, एक टैंक जिसका मास, ओके, कैपिटल एम की वैल्यू हमें 100 के जी दे दी, और कैपिटल वी हमें निकालना है कहीं, है ना, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ टैंक। तो कैपिटल वी की वैल्यू क्या होगी? मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी डिवाइडेड बाय मास, विच इज, मोमेंटम कितना है हमारा? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन मास ऑफ दैट बॉडी इज ऑल्सो 100। 100 से 100 को कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आता है 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो 0.25 मीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बुलेट को एक राइफल से फायर किया गया। राइफल रिकॉइल्स फ्रीली, कहने का मतलब कि राइफल को फ्रीली पीछे जाने दिया। जैसे हम नॉर्मली कोई बंदा गोली चलाता है तो हम खड़े होते हैं ना, तो वो धीरे हल्का सा रिकॉइल खाती है। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला? देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल। अब ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा समझ लो। यहाँ पे आपकी, मान लो आपकी गन है। ठीक है, ये आपकी गन है। ये बुलेट को यहाँ पे भेजती है तो खुद पीछे जाती है, बुलेट को आगे भेजती है तो कुछ पीछे जाती है। अब एक चीज याद रखना, दोनों का मोमेंटम बराबर होता है। और हमने क्या सीखी है? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर बाय टू एम। प्रोपोर्शनल तो क्या इक्वली होता है, पी स्क्वायर बाय टू एम। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। नाउ रिमेंबर वन थिंग, अगर, क्योंकि हमें पता है रिकॉइल के केस में पी क्या होता है?
कांस्टेंट मतलब मोमेंटम हमारा रहता है कंजर्व, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होगी जिसका मास ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम गन की बात कर रहे हैं, हमसे क्या पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल, तो राइफल का मास ज्यादा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लेस देन दैट ऑफ द बुलेट। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। इसका और वाला क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एक लड़का जो कैपिटल स्मॉल एम मास का है, वो एक वुडन प्लैंक पे खड़ा है जिसका मास एम लेंथ एल है, और वो प्लैंक है वो पानी पर फ्लोट कर रहा है। द बॉय वॉक्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द प्लैंक टू द अदर एंड विद कांस्टेंट स्पीड। ओके, कांस्टेंट स्पीड हम मान लेते हैं। अच्छा, ये आपका फट्टा है, इसकी एल लेंथ है। यहाँ पे आपका लड़का कैपिटल एम स्मॉल एम मास का खड़ा है, और अब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एल डिस्टेंस ही तो कवर करेगा, और उसको यहाँ मूव करना है। ठीक है, वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, v। अच्छा, v के लिए जनरल फॉर्मूला हम l बाई टी ले लें, कुछ t, क्योंकि v कांस्टेंट है, क्योंकि v एक कांस्टेंट है, तो v की वैल्यू हमें पहले मालूम है। ठीक, v एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब t भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, अब एक चीज पे आपको जो ध्यान देना है वो ये है, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगेन। ठीक है, मास, लड़के का मास m है, वो डिस्टेंस कितना कवर करता है एल, और कितने टाइम में टी। तो टेक्निकली ये मोमेंटम ही लिखा है, मास इनटू लेंथ बाय टाइम मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द प्लैंक। मोमेंटम ऑफ प्लैंक, पहली बात तो बोलो, जब लड़का प्लैंक पे चल रहा है तो प्लैंक का मास क्या हो गया, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू लेंथ। हमें नहीं पता कि प्लैंक ने आपको आखिरी में पूछा क्या है, द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, तो उसको हम एक्स ले लेते हैं, और टाइम तो देखो कांस्टेंट है तो सेम ही लगेगा, क्योंकि जितनी देर तक बच्चा चल रहा है उतनी उतनी ही देर तक का आपका प्लैंक मूव करेगा ना। तो क्या टी से टी आपका कट जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, विच इज ऑप्शन नंबर सी। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, ये वैसे और वाला क्वेश्चन था, सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमें कहता है कि आर्यभट्टा थे, उन्होंने हीलियोसेंट्रिक अप्रोच, केपलर्स लॉ। ओके, केपलर्स लॉ पर क्वेश्चन है, ये कहानी जरूरी नहीं होती है, क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर में आपको बताया है कि प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तीन पोजीशंस पे। ओके, एक बार v1, एक बार v2, एक बार v3। अब केपलर्स लॉ का सबसे स्टार पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, farther the planet slower it is, farther the planet slower its velocity, slower its velocity। इसका मतलब v3 आपका सबसे कम होगा, फिर v2 होगा, और फिर v1 होगा। मॉड लगा देंगे इन पे ताकि आपका पॉजिटिव में आंसर है। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन v1 शुड बी फास्टेस्ट। ओके, तो आपका डी ऑप्शन चाहिए, v1 v2 v3। ऑब्वियसली हम कभी भी नो रिलेशन पॉसिबल, हम कभी भी रिलेशन नहीं बता सकते, हम कभी भी कोई रिलेशन नहीं बता सकते उनको यूज करके। ओके, सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इज इन अ गिवन ऑर्बिट। ओके, ऑर्बिट आपके फिक्स्ड है 7 घंटे। मान लो अगर आर ऑर्बिट है, आपकी ऑर्बिट का रेडियस आर है, तो उसमें उसको टाइम कितना लगता है, 7 आवर्स। if the radius of the orbit is increased to 3 times its previous value, increased 2 लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब r प्लस 3r नहीं है, इसका मतलब है r से बढ़ के 3r हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई, r से बढ़ के 3r हो गई। देन अप्रोक्सीमेटली द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, आपको क्या बताना है, अब आपको कितना टाइम लगेगा। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, थर्ड केपलर्स लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता था, time period of revolution of the satellite around a planet is directly proportional to the semi major axis का क्यूब। इन जनरल हम क्या मान लेते हैं कि हमारी जो सैटेलाइट है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो उसके लिए रेडियस हो जाता है ये। ओके, तो अब थोड़ी सी मैथ्स कर लेते हैं इसकी। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है और आपका सैटेलाइट भी सेम है, आपका प्लैनेट भी सेम है, बस रेडियस ही तो बदला है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, T1/T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का क्यूब। T1 की वैल्यू पहले टाइम था आपका 7 आवर्स, T2 आपको निकालना है तो उसको मैं T बोल देता हूँ। इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले R था और अभी बाद में वो बढ़ के 3R हो गया, और इस वैल्यू का आपको क्यूब करना है। R से R कैंसिल हो जाएगा, तो और टी स्क्वायर इधर जाएगा, तो 49/T इज इक्वल टू 1/27, 3 का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर is nearly equal to 49 multiplied by 27। अब रूट करना यार तुम लोग को थोड़ा सा आना चाहिए। t इज इक्वल टू अंडर द रूट में 49 मल्टीप्लाई 27।
7। अब यार इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 49 रूट के बाहर जाएगा तो 7 रूट 27। अब इसके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प करना चाहूंगा, वो है ये टाइम पीरियड है, इसको ब्रेक करो 7 इंटू, खुद समझो 27 के नियरेस्ट स्क्वायर रूट होता है आपका 5 का, तो इसको आप मान सकते हो कि 5.1 5.2 समथिंग के अराउंड है, तो 5.1 समथिंग आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 35 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा आर्ट्स। तो आप देख लो इससे जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वही तुम्हारा आंसर है। तो देखो 30 नहीं 36 हमें आंसर दिख रहा है इससे नियरेस्ट, 36 आपका आंसर है। ओके, ये थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन था। फिर क्योंकि हमने रिलेशन जस्ट अभी यूज किया और वही आ गया, केपलर्स लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, अगर स्क्वायर रूट कर दोगे बोथ साइड तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। फिर केपलर सेकंड लॉ किस लॉ पे बेस्ड है, सेकंड लॉ क्या था, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये निकला निकालते कैसे थे हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ओके, और जो इसका थर्ड लॉ होता था, ये और वाला क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ द केपलर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब ये होता है आपका थर्ड लॉ, थर्ड लॉ से कॉरेस्पॉन्डिंग होता है ये वाला आपका लॉ, जिसमें अगर थोड़ा डेराइव करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जी कैपिटल एन स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। दैट इज जब एक प्लैनेट या फिर एक सैटेलाइट एक प्लैनेट के अराउंड घूम रही है, फिर एक प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो प्रोवाइड हो रही है वो एक दूसरे के बराबर होती है, तभी तो आपका जो प्लैनेट है वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम पा रहा है उसके अराउंड, या फिर एक सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड फिक्स ऑर्बिट में घूम रही है। एक आर से एक आर को आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब जो चीज आपको समझने की है वो है वेलोसिटी का फॉर्मूला, और एक एम से आप एम को भी कैंसिल कर सकते हो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर। अभी के लिए तो वैसे इतना आंसर काफी है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पर हम इससे ही वो चीज डिराइव करते हैं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कैसे आता है। अभी के लिए हम आगे चलते हैं, हम आते हैं अपने सेक्शन ई पे। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इट इज, द प्रोजेक्टाइल मोशन। एक प्रोजेक्टाइल को आपने थीटा एंगल से अपवर्ड फायर किया और विद हॉरिजॉन्टल, जमीन के साथ थीटा एंगल से फेंका, और उसकी वेलोसिटी क्या है, u। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन, मतलब एच मैक्स, और हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर, और किस थीटा की वैल्यू के लिए रेंज मैक्सिमम आएगी, एंड ऑल्सो गिव हिज, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो आएगी वो क्या आएगी। ओके, चलो अब यार ये तो हमें करनी पड़ेगी डेरिवेशन, ये तो मैं सबके लिए करना चाहूंगा यहाँ पे। वैसे तो देखो अगर आपको बताओ तो इसके 5 पार्ट्स होते हैं, लेकिन इस पेपर में 3 ही आए हैं। ओके, तो आपको क्या बोला गया कि ये देखो आपके पास, हम हमेशा इसको एक प्लेन में बनाते हैं क्योंकि मोशन इन प्लेन चैप्टर में होती है। हमें क्या बोला जाता है कि एक आपकी प्रोजेक्टाइल है, वो उसको हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, हमने क्या किया, इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जो कि जमीन से थीटा एंगल बना रही थी, और क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट है तो एक ऐसा पाथ बनाती है हमेशा, एक पैराबोलिक पाथ बनाती है। कैसा पाथ बनाती है, पैराबोलिक। ये तो हमारा एक्टिव नॉलेज है, ये तो हमें पता था। ओके, ठीक है। अब इस यू वेक्टर के हम दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ यू कॉस थीटा, जो कि थीटा के साथ वाला आपका कंपोनेंट थीटा कॉस थीटा होता है, और ऊपर वाला यू साइन थीटा। ओके, वेरी गुड, वेल एंड गुड। नाउ व्हाट वी कैन डू, थोड़ी सी ना अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, वो है आपकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये हाइट विच इज एच मैक्स। ठीक है, अब जरा एच मैक्स के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं क्योंकि आपको यही बोला है। ओके, कंसिडरेशन की कहानी हमें पता है कि आपने एक बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे यू इनिशियल वेलोसिटी से, तो आपको निकालना है कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। आपसे सबसे पहले क्या पूछा गया है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स आपको निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, रिमेंबर एट द हाईएस्ट पॉइंट, वहां से स्टार्ट करेंगे हम, एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी v is equal to 0, the final velocity is 0। तो अगर आपने किसी बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका तो उसकी जो v होगी वो 0 हो जाएगी। ओके, तो अगर हम इस चीज पे आए तो हमें ये कैसे करना है, आपको पता है ये कैसे करना है। इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन कैसे, क्योंकि हम ना हाइट की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। फाइनल वेलोसिटी इज 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वर्टिकल मतलब साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ योर वेलोसिटी विच इज यू साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सिंस
आपने बॉडी को ऊपर फेंका है, ऊपर फेंकते टाइम एक्सेलरेशन क्या लगता है -g, और इसने मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो इसकी जगह डिस्टेंस की जगह हम h max लिख देते हैं। ओके, तो -u² साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में -2g को हमें डिवाइड में भेज देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ h max। माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाता है h max के लिए। Here is your expression for h max। ओके, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाता है h max के लिए, मैक्सिमम हाइट। दूसरा आपको एक्सप्रेशन निकालना है रेंज के लिए। अब यार रेंज, यहाँ पे क्वेश्चन वाले आपसे खेल रहे हैं, वो क्या है, पेपर बनाने वाला आपके साथ खेल रहा है, वो क्या है, रेंज पता कैसे निकलती है, रेंज निकलती है आपकी स्पीड इनटू टाइम से। रेंज एक्चुअली क्या होती है, हॉरिजॉन्टली आप मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करोगे, वो कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम करके, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी और टाइम ऑफ लाइट होगा, क्योंकि आप टोटल जितना टाइम हवा में स्पेंड करोगे वही तो यहाँ पे यूज होगा, तो हमें टाइम ऑफ लाइट भी निकालना पड़ेगा। टाइम ऑफ लाइट जल्दी से निकाल देते हैं, कैपिटल टी निकालना है हमें। ओके, तो सी, इसके लिए भी ना वर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। जरा डायग्राम पे अगर मैं आप लोग को बताऊं, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझना क्या है कि आप जब एक बॉडी को फेंक रहे हो, आपने एक बॉडी को फेंका यहाँ पे कुछ t इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पे वो बॉडी पहुंचती है स्मॉल t, टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी पे वो यहाँ पे पहुंचती है, तो उसने टाइम तो कैपिटल टी कवर किया, लेकिन उसने वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर किया, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, आई एम राइटिंग वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, 0। तो अब हम क्या लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को वर्टिकल फॉर्मेट में, क्योंकि वर्टिकली इसने कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया, वर्टिकली वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी u sin थीटा, टाइम आपका कैपिटल टी लेंगे, एक्सेलरेशन आपका -g के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, आपकी ये कितनी हो जाएगी, लिखते हैं 0 इज इक्वल टू u sin थीटा कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी टाइम के लिए आपकी बॉडी इस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज -g और t का स्क्वायर। इस पार्ट को इधर भेजते हैं तो क्या बचता है, हाफ स्मॉल g t स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा कैपिटल टी। एक t से एक t कैंसिल होता है तो t का फॉर्मूला आपके लिए क्या आ गया, 2u sin थीटा अपॉन g। तो आपके लिए t का फॉर्मूला आ गया, जिसको हम यूज करने वाले हैं रेंज निकालने के लिए। रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी आपकी, u cos थीटा मल्टीप्लाई दिस टाइम 2u sin थीटा अपॉन g। ओके, तो आंसर क्या आएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ दोगे तब भी गलत नहीं है कि, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा गया है रेंज के बारे में भी कि रेंज वेरी कैसे करती है और थीटा पे कैसे डिपेंडेंट है, तो आपको एक्स्ट्रा मैथ्स लगानी पड़ेगी, वो है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा कंबाइन होके बनते हैं साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आपकी रेंज की वैल्यू ये बनती है, आपका रेंज का फॉर्मूला ये आता है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द मैक्सिमम रेंज। आर मैक्स कब होता है, आर मैक्स खुद देखो, यू स्क्वायर जी और थीटा आपके तीन कंपोनेंट है, यू फिक्स है जी फिक्स है, जो चीज बदल सकती है वो क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, आप कितने एंगल पे आप फेंक रहे हो वो चीज आप बदल सकते हो। अब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, रेंज इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, इसका मतलब साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और 1 कब होती है साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 डिग्री पे, तो 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो आपका आंसर क्या आता है, 45 डिग्रीज पे आपकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। ओके, 45 डिग्रीज पे आपकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। ऑल्सो गिव दिस मैक्सिमम रेंज, और वो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी वो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका जी, तो रेंज क्या होगी आपकी यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके, नाउ इसका चॉइस वाला क्वेश्चन, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन एंड गिव एनालिटिकल ट्रीटमेंट टू गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग द लॉज ऑफ वेक्टर। चलो करने को तो हम ये भी कर सकते हैं, सो लेट्स डू इट। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, अगर हमारे पास थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस रहती तो ज्यादा अच्छा था। आगे चलना पड़ेगा हमें। ओके, हियर वी गो विद आवर ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, ठीक है।
ट्राइंगल लॉ के लिए पहले जरा एक डब्बा बना लेते हैं जो हमें पता है कैसा दिखता है। वो है आपका ट्राइंगल लॉ की स्टेटमेंट, जो क्या कहती है कि आपका एक वेक्टर अगर एक डायरेक्शन पे है और दूसरा वेक्टर उसी के हेड से शुरू होता है, अगर दूसरा वेक्टर उसी के हेड से शुरू होता है, ये टेढ़ा बन गया है, इसको मैं जरा सीधा कर देता हूँ। अगर दूसरा वेक्टर इसी के हेड से शुरू होता है, अगर आपका बी वेक्टर कुछ इस प्रकार दिखता है, तो आपका आर वेक्टर इस फर्स्ट वाले की टेल से दूसरे वाले के हेड तक होगा, विच इज रिजल्टेंट। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन। इन दोनों को हम एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है, सच दैट ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा का। ओके, चलो अब इसकी डेरिवेशन पहले स्टेटमेंट देखो, मैं लिख नहीं रहा हूँ पर आप लोग को पता है कि एक वेक्टर की हेड और जो सेकंड वेक्टर है वो उसके हेड से ही आगे बना हुआ है, तो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक उनका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट मीन सम ऑफ द वेक्टर्स, हमेशा याद रखना, एडिशन ऑफ द वेक्टर इज नोन एज रिजल्ट, देयर रिजल्टेंट। ओके, सो लेट्स कम इनटू वो है अब इसकी डेराइविंग एक्सप्रेशन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर आपका ए वेक्टर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और आपका बी वेक्टर एक्चुअली इधर है, और बी वेक्टर आपका एक्चुअली कहाँ होता है, इधर होता है, इसके आगे, यहाँ पे होता है आपका बी वेक्टर, यहाँ पे होता है आपका ए वेक्टर। और इस अगर मैं ए वेक्टर को आगे ही कॉन्टिन्यूएशन में थोड़ा सा बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली थीटा एंगल आपका इधर होता है। यहाँ से मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ नीचे। ओके, ठीक है, अब थोड़ी सी लेबलिंग कर देते हैं, और जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, मेरा रिजल्टेंट बनेगा यहाँ से यहाँ। बी वेक्टर यार हम एक्सटेंड कर सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, इसको हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये आपका बी वेक्टर है, लेबल कर लेते हैं वगैरह, इसके पार्ट को इरेज कर देते हैं। ओ नो, बी वेक्टर इरेज हो गया। ठीक है, फिर आपका बी वेक्टर। ओके, अब जरा एक चीज देखो, ठीक है, अब थोड़ी सी लेबलिंग कर देते हैं, लेबलिंग करते हैं हम दूसरे कलर से, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस। ओके, नाउ लेट्स कम इनटू इट। ये तो आपको आता है, आप क्या देख रहे हो, इन ट्राइंगल क्यू आर एस, इसमें पर वो क्या लगाएंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो क्या है, पहला तो साइन थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा होगा आपका आर एस अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, तो आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा, और क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी कॉस थीटा। अब जरा देखो, आर वेक्टर अगर आपका, अगर आप देखो एक पूरा पूरा राइट एंगल ट्राइंगल, आपका ट्राइंगल क्या है, पी आर एस। अब इसमें आपको क्या यूज करनी है, पाइथागोरस थ्योरम, क्या यूज करनी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें सिखाती है बेस का स्क्वायर विच इज पी आर का स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर। पी आर इज ए प्लस क्यू आर, पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस आर एस वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस वेक्टर का स्क्वायर। ओके, अब ए प्लस क्यू आर, ध्यान से देखो, क्यू आर की जगह हम क्या लिखेंगे, अब बी कॉस थीटा। अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, क्योंकि याद रखना जब हम किसी चीज का स्क्वायर कर देते हैं ना, तो अब हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस विच इज आर का स्क्वायर। तो अगर हम कैलकुलेशन से आगे बढ़े तो हमारा क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब देखो आगे क्या करना है, अब साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर वाले टर्म्स को हम कॉमन लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब हम कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर के ब्रैकेट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन, तो आपका फाइनल आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा।
तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी अंडर द रूट में 2ab cos थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर. अगर आपने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकाल दिया, चाहे ट्राइंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, आपका आंसर ही आता है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द डायरेक्शन, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछी गई है, डायरेक्शन. ठीक है, अभी यार डायरेक्शन का मतलब पता है क्या होता है कि इन इसका मतलब होता है इंक्लिनेशन ऑफ आर वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर. ए वेक्टर से क्यों, मतलब क्योंकि हम ए वेक्टर को एक्चुअली ऐसे समझते हैं ना जमीन पे, और ए वेक्टर से कितने डिग्री पे आर वेक्टर आपने बना रखा है. ये आपका आर वेक्टर होता है, ये एंगल बीटा होता है, ये आपका आर वेक्टर होता है और ये आपका ए वेक्टर होता है. ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, किसी की भी देखो इंक्लिनेशन का मतलब होता है स्लोप. अभी मैं बोलता हूँ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. तो जरा ऊपर आते हैं वापस. इस डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. मैंने क्या बोला, मेरे वर्ड के हिसाब से बीटा एंगल यहाँ पे आता है. दिस इज बीटा एंगल. इट इज स्लोप इज ऑलवेज गिवन बाय tan. tan tan मतलब tan थीटा क्या होता है, tan बीटा क्या होगा आप सोचोगे, tan बीटा इज इक्वल टू, ये बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल बीटा है ना, इज इक्वल टू आर एस अपॉन में पी आर. आर एस की वैल्यू कितनी है, आर एस की वैल्यू है बी साइन थीटा अपॉन में पी आर की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी कॉस थीटा. आपका आंसर आ गया, ये tan बीटा की वैल्यू है. ओके, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सिर्फ बीटा क्या होगा, ओनली बीटा, तो बीटा क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. ओके, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो. ये पूरा का पूरा हमने एनालिटिकल ट्रीटमेंट कर दिया है इस वाले क्वेश्चन का. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is meant by banking of road, what is the need of banking of road, obtain an expression for its maximum velocity and with which a vehicle can safely negotiate a banked road, curved banked road at an angle theta, and coefficient of friction will be considered as mu. देखो इसकी डेरिवेशन एक्चुअली बस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीनिंग ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड तो यार पता होना चाहिए आपको, अगर आप पढ़ चुके हैं वाला पार्ट थ्योरी में. बैंकिंग ऑफ रोड की एक्चुअली हमें जरूरत होती है कहाँ पे, जब हम फ्लाईओवर हाईवे बनाते हैं, कर्व्ड रोड्स बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि सीधी सीधी रोड बना दोगे ना तो गाड़ियां तुम्हारी सीधी चली जाएंगी. जब तक तुम एंगल नहीं लाओगे ना तो गाड़ियों को मुड़ने में दिक्कत होगी, जिस वजह से एक्सीडेंट होने के खतरे बहुत ज्यादा हो जाते हैं. इसलिए जो आपके कुछ हाईवेज होते हैं जो कि टर्निंग होते हैं, उनको कुछ एंगल्स को उठा दिया जाता है ताकि टर्निंग इफेक्ट आसान हो जाए आपका. और नीड ऑफ बैंकिंग भी आपके यही है. और मेंट बाय बैंकिंग ऑफ रोड मतलब जो आपकी रोड है उनको कुछ एंगल पे उठा दिया जाता है, बस यही है मीनिंग इसका, यही है. और जरूरत क्या है वो मैंने बता दिया कि भाई गाड़ी को मुड़ने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कर्व्ड रोड पे. ओके, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी. हमें वी मैक्स निकालना है फॉर अ बैंक्ड रोड, मतलब एक रोड जो कि कुछ एंगल पे उठी हुई है, कुछ थीटा एंगल के ऊपर उठी हुई है. सो लेट्स कम इनटू इट. इसका डेराइव एक्सप्रेशन करते हैं जल्दी से. ओके, बैंकिंग ऑफ रोड. इसमें क्या होता है यार, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब दो डायग्राम बनते हैं थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो जरा थोड़ा सा ध्यान देना. ठीक, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो जिसके ऊपर आपने थीटा एंगल पे इंक्लिनेशन दिया. ये आपकी थीटा एंगल पे इंक्लिनेशन ऑब्वियसली आई आर एल से बहुत ज्यादा हो गया आपके लिए, में आपका एंगल बहुत कम होता है, ये बस बनाने के लिए. ओके, ये एंगल आपका थीटा. अब मान लो आपके गाड़ी गाड़ी को फ्री बॉडी में तो मैं एक डब्बा बना देता हूँ. ठीक है, गाड़ी है वो ऐसे, बस गाड़ी है मैं इसी बना रहा हूँ, जिसका सेंटर मैं यहाँ ले लेता हूँ. अब जो चीज आप नोट करोगे, वेट किसी भी बॉडी का हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मींस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, नॉट दिस वे. ये डायरेक्शन नहीं है होगी, आपका वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन होगी. और रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स बॉडी के वर्टिकली अपवर्ड्स होती है. रिएक्शन फोर्स कहाँ लगती है किसी बॉडी की भी, वर्टिकली अपवर्ड्स. आर या फिर हम बुक्स के हिसाब से एन भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी वाले एन यूज करते हैं. अब जरा कंपोनेंट्स बनाते हैं. अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा होता है. और ये क्या हो जाएगा, थीटा के साथ वाला कोई भी कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा कंपोनेंट. और थीटा के अवे वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, जो कि इस साइड बनेगा, दैट विल बी एम जी साइन थीटा.
ये कंपोनेंट क्या बना आपका mg sin थीटा। सो दिस वन इज mg sin थीटा। सिमिलरली आपको r के भी कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। ओके, अब एक चीज नोटिस करना, r का एक इधर है, सिमिलरली r का कंपोनेंट यहाँ बनेगा, वो क्या होगा r cos थीटा, है ना। और कुछ नहीं, ओके। r sin थीटा भी आपका बनेगा और वो mg sin थीटा की डायरेक्शन में हो जाएगा। r cos थीटा भी आपका किसकी डायरेक्शन में हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा जी, इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका r sin थीटा। ओके, तो बेसिकली r sin थीटा का ज्यादा रोल नहीं आने वाला। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। बेसिकली mg sin थीटा और r sin थीटा और mg sin थीटा में थीटा एंगल का फर्क है, ध्यान से नोट करना। दोनों का एंगल सेम नहीं है, दोनों के बीच में थीटा एंगल का फर्क है। ये दोनों अलग है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, mg cos थीटा sin थीटा इधर है, ठीक है। अब जरा अगली चीज पे नोट करेंगे, वो क्या है, अब है आपका फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा किसकी तरफ लगता है, फ्रिक्शन लगता है जहां से इंक्लिनेशन बनी हुई होती है, जहां इंक्लिनेशन बनी हुई होती है, तो फ्रिक्शन आपका टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन लगेगा। ये है आपकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन आपका लगता है इस साइड पे। तो अगर मैं फ्रिक्शन का कंपोनेंट बनाऊं, ये मेरा है फ्रिक्शन स्मॉल एफ। अगर आपका यहाँ पे एंगल थीटा था, तो आपका एफ कॉस थीटा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा कहलाएगा। और ये वाला एंगल आपका एफ साइन थीटा कहलाएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं यहीं पे इसके कंपोनेंट्स बनाऊं, तो मेरा फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन। ध्यान से नोट करो, अगर मैं यहीं पे कॉन्टिन्यूशन बनाऊं, ये मेरा एफ वेक्टर है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर में ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये पार्ट मैं मिटाना चाहूंगा, वो क्या है, ध्यान से देखो, तो यही तो थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स जो है ना ये, इसको प्यार से मिटा देते हैं, इसका मतलब बच जाए। ठीक है? तो यहाँ से हमने क्या सीखा, फ्रिक्शन। तो एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन क्या है, दिस, और एफ साइन थीटा की डायरेक्शन है आपकी नीचे की तरफ। तो अब जरा आप क्या नोटिस करोगे, एफ साइन थीटा भी नीचे की तरफ है और आर कॉस थीटा ऊपर की तरफ है। दे आर बैलेंसिंग आउट द वेट, क्योंकि बॉडी टिकी हुई है, इसलिए आपका आर कॉस थीटा इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो एफ साइन थीटा प्लस एम जी इज गिवन बाय आर कॉस थीटा। ओके, ये कहाँ से, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, क्योंकि आप ध्यान से नोटिस करोगे, आर का कॉस थीटा कंपोनेंट, आर का कॉस थीटा कंपोनेंट जो कि आपकी वर्टिकल इकलौती वर्टिकल फोर्स है, और इसके नीचे क्या है आपका, एग्जैक्टली नीचे आर कॉस थीटा के एग्जैक्टली नीचे, आर कॉस थीटा के एग्जैक्टली नीचे आपका एम जी कंपोनेंट आता है, और एफ का साइन थीटा कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड्स आता है, तो एफ साइन थीटा भी इसी डायरेक्शन में आता है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है, जिसको हम यूजुअली ऐसे लिखते हैं, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसको एक्चुअली क्वेश्चन नंबर हम 1 ट्रीट करेंगे, ऊपर वाले को नहीं करेंगे। ओके, और फिर दूसरी चीज ये डायग्राम में छुपी हुई है, वो है वर्टिकल मोशन। याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, आपको इंक्लाइंड वाले पार्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, वो भी आपको इंक्लाइंड वाले पार्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस आउट करेगा, अब फिर बाकी कंपोनेंट्स है, कौन से कंपोनेंट, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, और फ्रिक्शन का एफ कॉस थीटा, ये दोनों इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। दे विल बी सपोर्टेड बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये दोनों मिलकर किसको इक्वेट कर रहे हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि बैलेंस आउट हो रहा है। इसमें आर क्या है, आगे चलते हैं। ठीक, अब हमें बेसिक मैथ्स लगानी है, वो है ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाती है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम डिवाइड करके लिख देंगे, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2। इससे हमें क्या पता चलेगा, r cos theta minus f sin theta is equal to mg, and upon we will get r sin theta minus f cos theta, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। एम से एम आपका कैंसिल होगा, आर आपका सबसे ऊपर आ गया, आर जी अपॉन में वी स्क्वायर। ओके, अब देखो, लगता है मैंने कुछ गलत लिख दिया, हाँ नीचे वाला एक्चुअली प्लस है, सॉरी।
दिस वन इज प्लस। अब हम क्या करेंगे, हमारा सिंपल काम है, अब हम किससे डिवाइड करेंगे, हमें ना थोड़ा स्टेप्स याद रखने की जरूरत है। वो है, याद क्या रखना है हमें, हमारे लिए देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए tan थीटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि tan थीटा स्लोप को डिपेक्ट करता है। और म्यू कैसे आएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में म्यू मेंशन है, याद रखना। कभी भी जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एफ के इज इक्वल टू म्यू आर। तो एफ अपॉन में आर इज म्यू। तो फ्रिक्शन के लिए आपके लिए एफ बाय आर थीटा मानी थी। तो एफ तो आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शन की टर्म्स तो है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर से डिवाइड करना पड़ेगा। और और आपको tan थीटा बनाने के लिए cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय आर cos थीटा। आर cos थीटा से हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा यहाँ से आर cos थीटा को आर cos थीटा से डिवाइड करोगे, आर cos थीटा को आर cos थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस एफ साइन थीटा बाय आर cos थीटा अपॉन, यहाँ देखो यहाँ आर से आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, अरे प्लस है ये, अपॉन आर कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, यहाँ वाले में आर से आर कैंसिल होगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय, सॉरी आर स्क्वायर बाय, इज इक्वल टू आर जी बाय वी स्क्वायर, इज इक्वल टू आर जी बाय वी स्क्वायर। तो अगला स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, 1 माइनस एफ बाय आर इज म्यू एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा अपॉन, ये क्या बनेगा tan थीटा प्लस एफ बाय आर इज म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। आपको वी मैक्स का एक्सप्रेशन निकालना है, तो वी स्क्वायर, उल्टा लिख दिया मैंने फिर से, आर जी अपॉन में वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर ऊपर आएगा और बाकी सब इधर उधर क्रॉस करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी ब्रैकेट में म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। वी मैक्स का आपका एक्सप्रेशन क्या रहता है, अंडर द रूट आर जी ब्रैकेट म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। So this is your expression for the maximum velocity at a banked road. Okay, तो ये पार्ट भी हमने कर लिया। नेक्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए ये तो पूरा पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो वैल्यू होती है फ्रिक्शन की कि आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन वो बॉडी मूव नहीं कर रही बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आप फोर्स तो लगा रहे हो, फोर्स को बढ़ा भी रहे हो, लेकिन वो बॉडी मूव नहीं कर रही क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, बॉडी को मूव करने के लिए आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ती है। वो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज दैट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कि जो आप लगाओगे और गाड़ी आपकी जस्ट चालू हो जाएगी। धक्का दे रहे हैं हम, ऑब्वियसली हम पीछे से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब आपकी गाड़ी कॉन्स्टेंटली चलती रहती है तब क्या है, जो आपका सर्विस है वो सेम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन आपको ऑफर करता है, क्योंकि आप मूव भी करते जा रहे हो, क्योंकि आप फोर्स बढ़ा रहे हो। ओके, तो इस चीज का पार्ट तो मैं बस आपको इसका ग्राफ तो इधर ही बता देता हूँ, छोटा सा फ्रिक्शन वाला पार्ट है। फ्रिक्शन का हम ग्राफ बना देते हैं। फ्रिक्शन में आपका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है आपका, अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन। क्या किस चीज के बीच में बनता है, फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स। ओके, ठीक है। अब जरा देखना, आपने फोर्स अप्लाई करी कांस्टेंट, फोर्स अप्लाई करे जा रहे हो, फोर्स अप्लाई करे जा रहे हो, लेकिन जो बॉडी है वो आगे नहीं बढ़ रही। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आपने फोर्स अप्लाई कर दी, अब क्या आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जो वैल्यू है ये आपको क्या बताता है, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, जहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। नाउ देयर विल कम अ पॉइंट जहाँ पे आपको थोड़ा सा और आप पावर लगाओगे तो आपकी गाड़ी जो कि रुकी हुई थी वो स्टार्ट हो जाएगी चलना, और फिर उससे थोड़ी सी कम फोर्स में भी आपका काम चलेगा। ओके, व्हाट वी सी, फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफर्ड बाय द फ्रिक्शन। देखो, अब आप अप्लाइड फोर्स देखो, जब आप कम फोर्स लगा रहे थे, ये मैं डॉटेड लाइन खींच देता हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए, ये है वो वैल्यू ऑफ फोर्स जो आपको लगानी पड़ेगी। उतनी फोर्स आप लगाओगे तब जाकर मैक्सिमम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को टच करोगे और उसके बाद आप नॉर्मली चलते रहोगे। ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय योर सरफेस। ये तब है जब आपकी गाड़ी को चलने में टाइम लगता है। ओके, यूजिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग बिकॉज आप चलाते रहो, धक्का लगाते रहो जब तक उसकी वैल्यू
जब तक आप बॉडी को मूव नहीं करा देते वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही रहेगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी? अप्लाइड फोर्स के बराबर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक आपका डब्बा यहाँ पे रखा हुआ है, उसके ऊपर आप लगा रहे हो फोर्स बहुत जोर से। याद रखना फ्रिक्शन जो ये ऑफर करेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि आप यहाँ से अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो, तो फ्रिक्शन एफ एस का फॉर्मूला होता है न्यू एस इंटू आर। न्यू एस की वैल्यू आपकी हमेशा क्या है? न्यू एस की वैल्यू क्या है? एक सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू है। इट विल वेरी। ये वैल्यू तभी बदलेगी जब आप इतनी एफ एस से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दोगे। न्यू एस की वैल्यू क्या होती है आपकी? कांस्टेंट होती है, which is Fs upon में R. R is your mg. R is balanced by mg, क्योंकि ऑब्वियसली R आपका ऊपर होता है, mg आपका एग्जैक्टली नीचे होता है। ओके, और फिर अगली डेरिवेशन है आपकी डिफाइन इलास्टिक कोलिजन। टू बॉडीज जिनका मास m1 m2 है, जो कि u1 u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है और वो 1D में मूव कर रही है। डिटरमाइन देयर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन एंड व्हाई हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करने की अपनी वजह है, लेकिन पहले हम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। वो है इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जहाँ पे मोमेंटम और एनर्जी आपके कंजर्व्ड रहते हैं। मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व्ड रहते हैं, इतना ही है। इलास्टिक कोलिजन के लिए आपकी डेफिनेशन नीचे काफी है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है। तो अगर हम इसको पूरा का पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करें, जहाँ पे आपको दी दो बॉडीज और जिनकी वेलोसिटी 1u2 दी और उनको आपको 1D में उनका कोलिजन कराना है, तो आपको उनकी डिटरमाइन द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ओके, लेट्स कम टू द डेरिवेशन कोलिजन, और यहाँ पे ब्रैकेट में इलास्टिक लिख देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होता है P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कंजर्व कांस्टेंट मोमेंटम के साथ। पहले बॉडी m1 मास वाली u1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी, दूसरी m2 मास वाली vu2 वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो बाद में वो v1 वेलोसिटी से और दूसरी वाली v2 वेलोसिटी से मूव करने लगी, राइट, फॉर द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेम साइड। और हमेशा यार u और v और u को थोड़ा सा ना क्लियरली बनाना, क्योंकि भाई एग्जामिनर के लिए भी आसान होना चाहिए। तो मैं m1 कॉमन ले लेता हूँ, q1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन लेंगे, v2 माइनस u2। ओके, आगे चलते हैं। अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर वन मार्क कर लेता हूँ कि E इज कंजर्व इन योर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके, सेम काम करेंगे, वो है वन बॉडी के लिए इधर और टू बॉडी के लिए इधर। तो हाफ m1 कॉमन लेंगे, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। हाफ से आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन लेंगे, u2 प्लस v2 और v2 माइनस u2। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाती है। जल्दी से डिवाइड करिए, डिवाइड 2 by 1, what you will get, do it faster। आप क्या नोटिस करो, 1 और 2 में मैं आपको सीधा वैल्यू लिख के देता हूँ। देखो, अब 2 को 1 से लेफ्ट साइड देखो, u1 माइनस v1 और m1। तो m1 u1 माइनस v1, सिमिलरली यहाँ पर भी देखोगे m2 v2 माइनस u2, m2 v2 माइनस u2। तो जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, आपको फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। ठीक है, यहाँ से आप v2 की वैल्यू निकालो सकते हो। v2 की वैल्यू क्या होगी? u1 प्लस v1 माइनस u2। ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 3, और इसको हम करेंगे सब्स इन इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ एक्चुअली इसको 1 ना बोल के ना कुछ इक्वेशन नंबर 0 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 0 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको। एक्चुअली जो आपकी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन थी, इसको भी कुछ मार्क करना था, बट आई हैड फॉरगॉटन। ओके, तो यहाँ पे हम v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट्स डू इट फास्टर। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 ब्रैकेट में u1 प्लस v1 माइनस u2। इस पार्ट को ओपन करो, m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2। नाउ आपका टास्क है, v1 वालों को एक साइड रखोगे, आई रिपीट v1 वालों को एक साइड रखोगे। ठीक, तो m1 u1 प्लस m2 u2। अब v1 वालों को इधर ही छोड़ दो, v1 वालों को इधर ही छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले आओ, माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू v1। अगर इन दोनों में कॉमन लो तो मेरा क्या बचता है? m1 प्लस
m2। ओके, अब इन सबको को क्लब अप करो, u1 वालों को क्लब करो, क्या बनेगा m1 माइनस m2 कॉमन लेके u1 प्लस u2 u2 दोनों ही प्लस के तो 2m2 u2 है ना, क्योंकि दोनों ही m2 u2 है। ओके, इज इक्वल टू v1 m1 प्लस m2। ओके, m1 प्लस m2 को डिवाइड में भेजो तो v1 की एक्सप्रेशन आपको क्या मिलती है, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में u1 प्लस 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u2। तो ये आपके लिए एक्सप्रेशन बन जाता है फाइनल वेलोसिटी का फॉर द फर्स्ट बॉडी। और सेकंड बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, वन इंडेक्स को टू इंडेक्स से अगर आप चेंज कर दोगे, इतना ही आपके लिए काफी है। आपको अगर क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन, तो आप v2 की भी वैल्यू लिख सकते हो। v2 एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, बस आप इंडेक्स बदल दो सारे, तो v2 का सिमिलरली v2 आपका क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में u1। सिंपल। v2 के लिए आपको एक्सप्रेशन मिल गया, v1 के लिए मिल गया, v2 के लिए आपको एक्सप्रेशन मिल गया। नाउ आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हैवी वाटर। अब जरा इस चीज को जब आप समझोगे वो क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो यार, अब इसके लिए वैसे एनसीईआरटी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हैवी वाटर को न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपका जो हैवी वाटर है वो क्या करता है, आपके फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को रोकने का काम करता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को रोकने का काम करता है। हम चाहे तो कुछ और भी यूज कर सकते हैं, पर हेवी वाटर को यूज करते हैं क्योंकि पहली बात तो आपको न्यूट्रॉन से कंपेरेबल साइज की चीज रखनी होती है, जो कि हैवी वाटर मतलब उसमें हाइड्रोजन है, ड्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम। और न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इसलिए उनको यूज करते हैं और वो उसको रोकने का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो, आपका मान लो अगर आपकी जो आपका U2 है, U2 अगर आपका जीरो है, चलो V1 निकालते हैं, ठीक है V1। आपको क्या निकालना है, आपको न्यूट्रॉन, आपके जो वो है U2, इनको आपको जो आपके U1 है उसको आपको स्लो करना है, इसकी वैल्यू को कम करना है, क्योंकि आपकी V1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, क्योंकि आपकी U1 की वैल्यू है बहुत हाई। और ये करने के लिए आपको क्या है, आपको क्या चाहिए, U2 चाहिए। आपकी U2 वेलोसिटी, चलो U2 को हम जीरो ले लेते हैं। आप बताओ M2 क्या होना चाहिए, आप खुद नोटिस करो कि V1 कम हो रहा है। V1 तभी कम होगा अगर मेरा U2 जीरो है, मतलब ये वाली टर्म तो आएगी ही नहीं, ये वाली टर्म जो बाद वाली टर्म है तो आएगी ही नहीं, सिर्फ ये वाली टर्म जब M1 और M2 की वैल्यू बहुत क्लोज हो, when m1 is nearly equal to m2, when m1 m2 are close, तभी तो m1 माइनस m2 की वैल्यू आपको जीरो के बराबर आएगी। और तभी आपका जो v1 होगा वो सम स्मॉल वैल्यू इनटू इनटू u1 आएगा, तभी तो होगा ये। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रीजन क्या है, कंपेरेबल, बिकॉज एक न्यूट्रॉन एंड ड्यूट्रॉन इक्वल मास के होते हैं अप्रॉक्स। ड्यूटेरॉन का मतलब होता है यार, आपका जो ड्यूटीरियम होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसका न्यूक्लियस। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक बॉब ऑफ मास एंड सस्पेंडिंग बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, इट इज इम्पार्टिंग विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, एट द लोएस्ट पॉइंट ए उसकी वेलोसिटी v नॉट है, कंप्लीट सेमीसर्कुलर ट्रैजेक्टरी में मूव करता है विद द वर्टिकल प्लेन विद द स्ट्रिंग बिकम स्लैकिंग ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट। ओके, स्लैकिंग हो रही है, स्लैकिंग का मतलब होता है टेंशन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। टेंशन कब होती है, जब वो सी टॉप पे आ जाता है तब उसमें स्लैकिंग होने लगती है। कहने का मतलब ये कि आप जब आप एक बॉल को ऐसे पेंडुलम के में ना घुमा रहे हो, एक ऐसे घुमा रहे हो, तो ये इतना जा रहा है, इतना जा रहा है, जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर आता है ना, ऐसे जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर आता है कि आप यहाँ चला रहे हो, यहाँ पहुंच गया जैसे, तभी ये सीधा डायरेक्टली डाउन आ जाता है। तो टेक्निकली सी पॉइंट पे टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। ओके, आपको ये वाली बात जो बोली, स्ट्रिंग बिकम सिलेक्ट ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट्स, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा इसको डेराइव एक्सप्रेशन करते हैं। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट, वी नॉट इज वेलोसिटी एट ए, और ये फिगर देख लेते हैं। फिगर पेपर में आपको बनानी पड़ेगी, पर इसी को आपकी हेल्प कर देता हूँ। अब यार इसके लिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्या यूज होता है हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी, कंप्लीटली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है आपका टॉपिक, वो है। अब जरा देखो, एनर्जी एट ए विल बी एनर्जी एट बी विल बी एनर्जी एट सी। ओके, लुक एट द डायग्राम। डायग्राम देखो, सी पॉइंट अपोज पॉइंट, बी पॉइंट ये अलग रैंडम पॉइंट है, और आपका ए पॉइंट जो आपका बॉटम पे, बॉटम मतलब हम उसके लोएस्ट ले लेंगे, तीनों की एनर्जी बराबर होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है, ठीक है। अब हम ई ए क्या आपका लोएस्ट पॉइंट है जिसपे हाइट आपकी 0 है, बी पॉइंट जहाँ पे हाइट आपकी एल के बराबर है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ हाइट आपकी 2 एल के बराबर हो जाएगी। फिगर आप देख सकते हो, अगर ये एल डिस्टेंस है, ये एल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपकी हाइट क्या है, एच की वैल्यू क्या है आपकी 0, यहाँ पे इसकी हाइट की वैल्यू क्या है, एल हो जाती है, यहाँ पे हाइट की वैल्यू किसके बराबर है, एल के बराबर है, और यहाँ पे आपकी हाइट की वैल्यू है 2 एल के बराबर, है ना, क्योंकि सर्कल में हम मूव कर रहे हैं। ओके, तो अब जरा ई ए की वैल्यू लिखते हैं, ई ए क्या हो जाएगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि वो बॉटम पे है, बॉटम बिकॉज यहाँ पे एच की वैल्यू 0 है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। ओके, लेट्स डू इट। फिर उसके बाद अब हम जरा ई सी पे आ जाते हैं, एनर्जी एट सी। सी पे क्या एनर्जी होगी, नोटिस करोगे, ई सी पे एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी 2 एल, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ये हो जाती है। ओके, तो इसको मैं हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2 mg एल, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर देता हूँ, इसको 1 मार्क कहता है, इसको 2 मार्क कर देता हूँ। ओके, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन अभी ना कुछ कांस्टेंट नहीं है किसी में, मतलब कुछ कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम काम कर नहीं पाएंगे, इसको स्किप करते हैं। अब हम आते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग में। टेंशन इन स्ट्रिंग वो क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग एट सी इज इक्वल टू 0। सी पॉइंट पे टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 है, जिसकी वजह से अगर आप नोटिस करो, देखो यार, अगर कोई भी बॉडी गोल गोल घूम पा रही है, इफ एनी बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो उसकी मेन कहानी सारी की सारी कहाँ पे आती है, सेंट्रीपिटल फोर्स पे। तो टी और एम जी जो कि नीचे एक्ट कर रहे हैं, टी सी प्लस एम जी, दोनों को प्लस करके आपकी क्या आएगी, एम वी स्क्वायर बाय, और क्योंकि हमने सीखा है टी सी की वैल्यू 0 है, तो उसको 0 डालो, तो एम जी की वैल्यू क्या आएगी, एम वी स्क्वायर बाय आर, जिसमें वी क्या है आपका, वी क्या होगा आपका, वी सी। अच्छा, आर नहीं होगा यहाँ पे, आर की जगह आपकी लेंथ एल होगी, ये एल होगा। ओके, तो आप एम से एम कैंसिल कर दो, तो आपको वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाती है, जी एल, ये वी सी स्क्वायर की आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो वी सी की वैल्यू क्या हो जाती है, वी सी इज इक्वल टू रूट जी एल। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 हो जाती है ये, और ये तो आपके लिए एक आंसर भी है, वेलोसिटी आपको वी सी निकालनी। अब इसको मैं कहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा, यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अब यूज करेंगे हम। आपका आंसर है एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट सी। ए पे एनर्जी क्या थी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी सी स्क्वायर प्लस 2 mg कैपिटल एल। हाफ एम वी सी की जगह क्या लिखेंगे, वी सी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, जी एल प्लस 2 mg एल। ओके, कुछ हो सकता है, एम जी एल कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस हाफ मीन्स 5/2 mg एल। तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अगर मैथ्स लगाएं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, एम से एम कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपके वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5 g एल। तो और वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट 5 g एल। ओके, ये भी आपके लिए आंसर हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, और लास्ट चीज आपसे क्या पूछी गई है क्वेश्चन में, बी पॉइंट और सी पॉइंट में निकल, या बी पॉइंट पे एनर्जी निकालते हैं, बी पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी, अब आप सेम कहानी पे आ रहे हो, सेम कहानी हमारी क्या है, एनर्जी एट बी मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट ए, और एनर्जी एट ए की वैल्यू अभी अभी जस्ट हमने निकाली थी, वो क्या थी, 5/2 mg एल, ठीक है। और ई बी की वैल्यू क्या होगी, हाफ एम बी बी स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है, एम जी एल इज इक्वल टू 5/2 mg एल। एम जी एल को उधर भेजोगे माइनस में, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 mg एल। 2 से 2 कैंसिल करोगे, मास से मास कैंसिल करोगे, वी बी वी बी स्क्वायर की वैल्यू आती है 3 mg एल। तो सॉरी, एम तो नहीं आएगा,
तो वी बी की वैल्यू आ जाती है आपकी 3 GL अंडर दी रूट में। ओके, तो ये आता है आपके लिए आखिरी एक्सप्रेशन आपका वेलोसिटी का। और लास्ट चीज आपसे क्या पूछिएगा क्वेश्चन में, लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बी बाय के सी एट बी एंड सी। लास्ट पार्ट आपसे क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो पहले बात बोलो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी बी स्क्वायर अपॉन में हाफ एम वी सी स्क्वायर। ये पार्ट से पार्ट कट जाएगा, वी बी स्क्वायर बाई वी सी स्क्वायर। वी बी की वैल्यू क्या थी 3 GL और इसकी वैल्यू क्या थी GL। तो आपका आंसर क्या आएगा 3:1। तो आपका ये पेपर यहाँ पे खत्म होता है। तो लास्ट वाला आंसर आपका क्या आ गया, ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर सबका अगर हम आंसर लिखें, इसकी वैल्यू क्या आती है √5 GL। इसका वैल्यू क्या आई आपकी बी पॉइंट पे स्पीड आपकी क्या आई √3 GL। आपकी सी पॉइंट पे स्पीड क्या आई √GL। और के सी के बी की रेशो क्या आई 3:1। ओके, यहाँ पे आपका ये पेपर का पूरा सेक्शन खत्म होता है, सी सेक्शन, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन हो गए टेक्निकली। और डी डी सेक्शन तो एक्चुअली मोर और लेस काफी सिंपल था, जिसमें आपके 2 ही क्वेश्चन थे। ओके, तो देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है ये सब करने में, दीज आर सो इजी। और बहुत कुछ एक्चुअली नहीं आया है। एक और हमारे पास इवनिंग का पेपर है, उसको भी एक दिन हम डिस्कस करेंगे इवनिंग के पेपर को। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, गाइड्स को। ओके बाय।